हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के सामने। आज हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। इसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हमने किया है, तो आज थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कर लेंगे। ठीक है। तो क्या बोला था मैंने पिछले लेक्चर में, अपने लास्ट लेक्चर में, जो लोग आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख ले। एक बार फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख ले, उसके बाद थर्ड लेक्चर देख ले और फिर अपने आप को एसेस कर ले कि कितना उनको समझ आ चुका है। चलिए फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ चलो, एक बार फिर हम रिव्यू कर लेंगे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का। थोड़ा स्पीड में ही जाऊंगा, थर्ड जनरेशन से हमें पढ़ना है क्योंकि फर्स्ट सेकंड मेरे लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों को मिलेगा। क्या बताया था मैंने मेनली क्या बताया था, जब हम जनरेशन पे जाते हैं कंप्यूटर की, जब हम जनरेशन पे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुनिया पे, जब हम गए कंप्यूटर की, वहाँ हमने सीखा, वहाँ हमने देख लिया कि जनरेशन्स में चेंज हो रही है। और जनरेशन्स में चेंज कब हो रही है, जब हम कंप्यूटर का हार्डवेयर, मेन हार्डवेयर जिसको हम स्विचिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, जब हार्डवेयर में चेंज आए, कंप्यूटर के प्रोसेसर में चेंज आती है। और नंबर नेक्स्ट इज दैट कि जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, मेन सॉफ्टवेयर में चेंज आए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब चेंज आए। तो मेन हार्डवेयर और मेन सॉफ्टवेयर में जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में चेंज आई, तब तब कंप्यूटर की जनरेशन चेंज होती गई। ये मैंने आपको कल के लेक्चर पे भी बताया है। क्या देखा हमने कि फर्स्ट जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, ठीक है, मेन मेन बात करूंगा मैं आप लोगों को यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस था या प्रोसेसर था या मेन हार्डवेयर था, वो वैक्यूम ट्यूब्स थे। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो सॉफ्टवेयर था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेरे सेकंड वीडियो पे आप देख लो, लेक्चर नंबर सेकंड। आज लेक्चर नंबर थर्ड कर रहे हैं हम। लेक्चर नंबर सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार लेक्चर नंबर सेकंड को भी विजिट करें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर नंबर सेकंड मिस किया है, ठीक है। तब आपको समझ आ जाएगा बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, सीक्वेंशियल, यहाँ पे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने मेन देखा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था और वैक्यूम ट्यूब्स थे। फिर सेकंड जनरेशन में हम गए तो वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया, और ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया उसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है ना, सेकंड जनरेशन की अगर बात कर लेंगे, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मल्टी प्रोग्रामिंग था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। वो क्या होता है, मेरे लेक्चर नंबर सेकंड को एक बार आप विजिट करिए। अब आज हम थर्ड जनरेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। आज हम जनरेशन का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, 5-9-10 मिनट का ही ये लेक्चर बन जाएगा। चलिए फिर थर्ड जनरेशन की बात कर लेंगे, 1964 से 1961। क्या होगा सेकंड टू थर्ड जनरेशन में, अब आप मुझे खुद ही बताएंगे, ठीक है। आप खुद सोचो क्या होगा। सर एक स्विचिंग डिवाइस में चेंज आएगी, वो क्या होता है स्विचिंग डिवाइस, वो कंप्यूटर का प्रोसेसर में चेंज आएगी। वो क्या होता है प्रोसेसर, वो होता है मेन हार्डवेयर। जैसे कि हमने देखा ना, यानी कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, और प्रोसेसिंग डिवाइस किस कैटेगरी में आता है, हार्डवेयर में। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको हार्डवेयर भी मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेरे फर्स्ट लेक्चर पे आप देख लो आराम से, वहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है। सो थर्ड जनरेशन में जो हार्डवेयर था, मेन हार्डवेयर यानी प्रोसेसर यानी स्विचिंग डिवाइस, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इससे पहले सेकंड में क्या थे, ट्रांजिस्टर्स थे। अब ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हुए, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट की दुनिया आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय किल्बी एंड नॉइसी, ठीक है। ज़्यादातर आपको किल्बी ही मिलेगा, नॉइसी का जिक्र कहीं कहीं पे है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इज किल्बी, बट मैंने नॉइसी भी थोड़ा देखा है, इसीलिए नॉइसी भी मैंने आपको साथ में लिखा है, ठीक है।
सो क्या होता है इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, अगर हम मैथ की भाषा में बताएंगे, इंटीग्रेटेड होता है कि बहुत सारों को एक जगह जमा किया है, इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि इंटीग्रेट किया है, जमा किया है, किसको जमा किया है एक जगह, सॉरी हाँ, मनी ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब एक चिप में लाया गया, जब एक चिप में लाया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में रखा, तो क्या बन गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स नाम दिया हमने, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और याद रखिएगा ये जो चिप होती है ये बनी होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने देखा कि इसका जो स्विचिंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर सॉरी आईसीज आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ चुके थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में क्या चेंज होगी, क्योंकि स्विचिंग डिवाइस रिप्लेस हुआ, ट्रांजिस्टर्स की जगह बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आ गए और वो भी एक चिप में आ गए, इंटीग्रेट हुए एक चिप में, इसीलिए नाम दिया हमने इनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इसका सॉफ्टवेयर देख लेंगे, क्या सॉफ्टवेयर है, रियल टाइम शेयरिंग। रियल टाइम शेयरिंग का आप देखो, सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या मतलब है रियल और टाइम शेयरिंग में, रियल टाइम शेयरिंग और टाइम शेयरिंग में, रियल का मतलब है जब मैंने आपको बताया पहले ही, कंप्यूटर के पास 3 टास्क्स आ गए, ए बी सी, और कंप्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ए के लिए 2 सेकंड, बी के लिए 4 सेकंड और सी के लिए 5 सेकंड। रियल टाइम शेयरिंग का ये मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम में कंप्यूटर अपना काम खत्म करे। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस की बात कर लेंगे, अगर मिसाइल को छोड़ना है, ठीक है ना, ये स्पेस टू स्पेस स्ट्राइक करना है, तो उस वक्त ये चीज़ें रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत होती है। रियल टाइम शेयरिंग में हमने पढ़ा वहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसका 2 सेकंड था, 2.5 सेकंड भी लग सकते हैं, 3 सेकंड भी लग सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रियल होता है, ठीक है, यहाँ पे रियल टाइम एग्जैक्ट टाइम शेयरिंग होती है। और कहाँ पे, वेट, हाँ, इन दिस जनरेशन देखिए, in this generation real time sharing operating system where user, ये भी मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क्स करता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। और ये क्या होता है, CUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, वो क्या होता है आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। करेक्टर यूज़र इंटरफेस, चलो थोड़ा बताता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। करेक्टर यूज़र इंटरफेस मतलब हुआ करेक्टर्स पे काम करता है, ठीक है ना, करेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख रहा हूँ, सिंबल्स, ग्राफिक्स यहाँ पे अभी नहीं थे थर्ड जनरेशन पे। यहाँ पे मेमोरी कौन सी यूज़ हुई, मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी, और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप जो थी वो सेकेंडरी मेमोरी थी यहाँ पे थर्ड जनरेशन में। और लैंग्वेज में भी यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज अब आने लगी, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक है, पास्कल है, और सी लैंग्वेज भी, सी भी बहुत एडवांस लैंग्वेज होती है, ये लेटर स्टेज में आ गई। थर्ड जनरेशन की लेटर स्टेज में सी लैंग्वेज भी अब कंप्यूटर ने एक्सेप्ट करने लगा, ठीक है। अब जाएंगे हम फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन पे याद रखना माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी फोर्थ जनरेशन को बोलते हैं। 1971 टू 1985 क्यों बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, देखो जब बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये, अब जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर्स लगाया, अब वहाँ पे बहुत सारे आईसीज लगाए, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जब एक चिप में हम लाते हैं तब हम बोलते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और किस चिप में, सिलिकॉन चिप में, याद रखेंगे आप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन, तो इन्होंने आईसी को, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसको रिप्लेस किया गया बाय माइक्रो प्रोसेसर्स। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का कंसेप्ट आया, ठीक है। एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे, दूसरा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, यानी यही होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल सकते हो। अब बहुत सारे
आईसीज को हमने एक चिप में लाया, तब हमारा माइक्रो प्रोसेसर बन गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी थी यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, एज ए स्टोरेज यूनिट। और स्पीड की 10 पिको सेकेंड्स था, ठीक है, उस पर इतना ध्यान मत दे दो, 4th जनरेशन में ज़रूरी नहीं है। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, रियल टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इस्तेमाल होने लगा। मतलब कि सिंबल्स भी अब पिक्चर्स भी, ग्राफ्स भी वगैरह, वो चीज़ें भी यहाँ 4th जनरेशन में आ गई, ठीक है, उनका भी हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते थे। ये हमें अलग से पढ़ना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ये आगे मैं आपको आराम से डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी C और C++। आज थोड़ा जल्दी मैं जा रहा हूँ, आज मुझे लेक्चर अपलोड नहीं करना था, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ गई, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये आज जल्दी से ये लेक्चर तैयार किया और अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, याद रखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आया, इंटरनेट की दुनिया आप कहाँ पे देखोगे, आपकी 4th जनरेशन में, और ठीक है ना, नेटवर्किंग सिस्टम भी यहाँ 4th सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। और ये बात आप याद रखेंगे, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 है, ठीक है, इंटेल 4004 सॉरी, ठीक है, 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, और इसको इन्वेंट किया था टेड हॉप ने, ओके। उसके बाद जो क्रे है, ठीक है, 1976 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, क्रे, इसको कब डेवलप किया, 1976 में। और ये क्रे एक कंपनी है, उसी ने इन्वेंट किया था, डेवलप किया था क्रे कंप्यूटर को, और ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड इज क्रे। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, 4th जनरेशन की करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। अब ये सुमाल, इनका साइज सुमाल, क्योंकि अब इंटीग्रेट हुए, आईसीज बहुत इंटीग्रेशन में लाया गया, एक चिप में लाया गया। कहाँ पहले बड़ा वैक्यूम ट्यूब लगाते थे, अब कहाँ छोटे छोटे आईसीज लगाते हैं हम, ठीक है। तो अब इनका साइज बहुत कम हुआ, पोर्टेबल हुए, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप है, ठीक है, लेस हीट, अब हम फैन्स भी लगाते हैं इनके साथ, उतनी हीट भी ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पावर सप्लाई भी कम चाहिए इनको, बहुत फास्ट होते हैं, और सीक्वेंशियल और पैरेलल प्रोसेसिंग भी करते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, मेरे वीडियो नंबर 2 में देख लोगे आप, लेक्चर नंबर 2 में देख लोगे, ठीक है। चलो अब जल्दी कर लेंगे ये भी, हाँ चलिए अब 5th जनरेशन की बात कर लेंगे। 5th जनरेशन 1985 से प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है, अब चल रही है और इससे आगे भी चलती है, ठीक है, जहाँ तक देख लेंगे कहाँ तक ये भी चलेगी हमारे 5th जनरेशन। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या इनको सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बोला जाता है। अब 5th जनरेशन में यही इनके प्रोसेसर्स आ गए। प्रोसेसर्स को नाम आप याद रखेंगे, हर एक जनरेशन में कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इससे क्वेश्चन एक आ सकता है, और सॉफ्टवेयर पे भी आप नजर रखेंगे, ठीक है। मेमोरी कौन सी यूज हुई, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है, वहां पे कौन सी थी, सेमीकंडक्टर की मेमोरी, और यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क्स भी बोलते थे, और डिस्क्स, प्रीवियस मेमोरी इन इंटीग्रेशन, बाकी मेमोरी भी 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन की भी मेमोरी चलती थी यहाँ पे इन इंटीग्रेशन है, लेकिन एक एडवांसमेंट आई, ऑप्टिकल मेमोरीज आ गई, और स्पीड इसकी 10 फेम्टो सेकेंड्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, सुपर नाम से याद रखेंगे आप, ठीक है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे जावा है, प्रोलॉग है, ठीक है, यहाँ पे फुल नेचुरल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आने लगी, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स की दुनिया देखते हैं हम, रोबोट यहाँ से हेलो बोलो, वहाँ से हाय बोलेगा, मतलब अब नेचुरल लैंग्वेज भी कंप्यूटर एक्सेप्ट करने लगा, और 5th जनरेशन में फुल नेचुरल लैंग्वेज एक्सेप्ट हुई, कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना।
और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जैसे रोबोटिक्स है, बायोमेट्रिक्स है। जैसे बायोमेट्रिक्स में अक्सर अटेंडेंस पे देखते हैं, अपना फिंगरप्रिंट देखते हैं हम वहाँ पे, फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, फेस लॉक, वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, ये सब क्या है? यही तो फिफ्थ जनरेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। यही तो अब नेचुरल लैंग्वेज समझने लगा कंप्यूटर। अब कुछ बातें फैक्चुअल। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में ही डेवलप हुआ, परम 8000। परम 8000 इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इंडिया ने पहला अपना कंप्यूटर, नॉट सुपर कंप्यूटर बट कंप्यूटर, कब डेवलप किया? 1986 में, फिफ्थ जनरेशन में ही, सिद्धार्था नाम रखा उसका, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की अगर बात कर लेंगे हम, ठीक है, प्रत्युष, ठीक है, 2018 का ये डेट, इसको डेवलप किया था 2018 का, ठीक है, 18 में। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और यहाँ पे आप लिखेंगे समिट नहीं बल्कि फैगेको, ठीक है, जो जापान का फैगेको, ठीक है, जापान कंपनी ने इसको डेवलप किया है, जापान की एक कंपनी ने डेवलप किया है फैगेको। सो समिट नहीं लिखेंगे, समिट लास्ट था 2019 वाला, 2020 में फैगेको, FAGAKU, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ये बड़े जल्दी में मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया और यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये लेक्चर डिलीवर किया आज, वरना आज मुझे लेक्चर डिलीवर नहीं करना था, कल मुझे ये लेक्चर डिलीवर करना था, बट बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आई तो उनकी बेसिस पे मैंने ये जल्दी से इस लेक्चर को तैयार किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।